नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन और मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट वीपी प्रभात खबर विजय बहादुर जी हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। निसंदेह एक तरफ चल रही है टेस्ट सीरीज भारत और वेस्टइंडीज की, बड़े बड़े कीर्तिमान भी बन रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए चुनी गई टीम का, और रोहित को कप्तानी से, भारत टीम की कैप्टेंसी से उनको खेलना पड़ेगा शुभमन गिल की कैप्टेंसी के भीतर। विराट कोहली तो पहले ही कैप्टेंसी छोड़ चुके थे, लेकिन रोहित शर्मा अब भारतीय टीम के क्रिकेट कप्तान नहीं होंगे। बात करेंगे विजय बहादुर जी से, और चर्चा यह भी है कि वनडे टीम में कई बड़े बदलाव हमने देखे हैं, तो क्या वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर किसी खास तरीके की तैयारी हो रही है। सर, पहला सवाल ये कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के विदाई के दिन करीब हैं? देखिए, 2027 में वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप है जी, जी। और उससे पहले वनडे के मैच वैसे भी आजकल कम ही हो रहे हैं। और अजीत अग्रकर ने जब टीम की घोषणा की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान होना लॉजिकली सही नहीं लगता है। अच्छा। तो मुझे लगता है 2027 को देखते हुए एक तैयारी चल रही है कि क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप की टीम के जो प्लान है उसका हिस्सा है या नहीं है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को कैप्टनशिप से हटाना भारतीय टीम शायद एक मंडली प्रिपेयर भी कर रही होगी। 2027 में रोहित शर्मा या विराट कोहली टीम में न भी हो तो उनके बिना भी हम 2027 में मजबूत रहे। अच्छा। और उस दिशा में पहला जो कदम है, मुझे लगता है कैप्टनशिप से रोहित शर्मा को हटाना है कि अब टेस्ट में कमोबेश इंग्लैंड के दौरे पर अच्छा परफॉर्म किया शुभमन गिल ने। अभी जो दौरा चल रहा है वो भी, और उसके बाद अब चूंकि एक उन पे हुआ कि वो कैप्टनशिप कर सकते हैं, तो टीम ने ये तय किया है कि भाई अब आने वाले समय में 27 में कैप्टन शुभमन गिल है। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग एक प्लान है, मेरे हिसाब से तो एक सही प्लान। देखिए, एक छोटा सा सवाल कि बहुत सारे फैंस से चाह रहे थे कि रोहित के कैप्टनसी में 27 वाला वर्ल्ड कप हो जाए, उसके बाद। देखिए, फैंस तो चाहेंगे कि 2031 में भी रोहित शर्मा ही रहे। अच्छा। या उसके बाद भी रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते रहे। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा की उम्र 38 साल हो गई है। अच्छा। 37-38 साल उनकी उम्र है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखिएगा कि देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने आप में बहुत बड़े नाम है, लेकिन सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के भरोसे टीम इंडिया या टीम नहीं चल सकती है। तो चयनकर्ताओं ने मेरे हिसाब से तो सही निर्णय लिया। देखिए, अगर एक खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्म करते रहेंगे, तब तो वो 2027 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे। और अगर उनका परफॉर्मेंस भी बतौर बल्लेबाज कमजोर रहा, तो आप मान के चलिए कि वो 2027 में से पहले शायद उनकी विदाई टीम से भी तो ये बड़े संकेत हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, खासतौर पे रोहित शर्मा की विदाई के संकेत मिलने लग गए हैं। इवन अब मैं बताऊं, विराट कोहली, आप एक समझिए ना कि आईपीएल के अलावा ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ वनडे में खेलेंगे। नहीं, पर आईपीएल में भी मुंबई ने जो वो 12वां खिलाड़ी होता है उस तौर पे खिलाया था रोहित शर्मा। आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो आप उस तरह से देखिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए सालों भर अपने आप को मैच प्रैक्टिस में फिट रखना बहुत जरूरी है। आईपीएल के अलावा सिर्फ ये लोग जो है आपको वनडे में खेलते नजर आएंगे, और वनडे के मैच हाल के दिनों में बहुत ही कम हो गए हैं। तो उनके लिए चैलेंजेज खिलाड़ी के रूप में बहुत बड़ा होगा कि 2027 तक अपने आप को न सिर्फ मोटिवेट रखे बल्कि परफॉर्म भी करते रहें। एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि कई सारे ट्विटर हैंडल से ये कहा गया कि जरा इस स्टेडियम की तस्वीर देखिए, ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसकी 80% कुर्सियां खाली हैं, वजह विराट कोहली और रोहित शर्मा है। तो क्या वहां पर आपको असर नहीं दिखाई देता है? देखिए, वो तो होता है। देखिए, कुछ खिलाड़ी टीम से भी बड़े बन जाते हैं। और देखिए, आपने देखा हुआ हाल के दिनों में एक रणजी का मैच जो है विराट कोहली ने खेला, पूरा मैदान जो है खचाखच भरा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इम्पैक्ट खेल पे बहुत बड़ा है। उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दो बहुत बड़े नाम टीम इंडिया में है। सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद इन दो खिलाड़ियों को देखने के लिए भारतीय दर्शक और इनफैक्ट पूरी दुनिया के दर्शक जो है, और अभी भी मुझे लगता है इन दोनों के रिप्लेसमेंट में उस तरह कैरिस्मेटिक, शुभमन गिल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या टीम में है, सूर्य कुमार यादव, सब कुछ है। लेकिन ये जो दो बड़े नाम है जिसको देखने के लिए दर्शक
किसी स्तर का मैच हो, रणजी हो, टेस्ट हो, वनडे हो, तो वो इम्पैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया में जो भी खिलाड़ी हैं उस तरह का कोई नहीं बना पाया। ये तो सच है। ठीक है, ये बात हालांकि बिल्कुल सही है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर आ जाएं मैदान में तो अभी भी भरने की क्षमता वो रखते हैं। लेकिन क्रिकेट को जो जरूरत है वो जरूरत अब रोहित शर्मा से पूरी नहीं होती भारतीय क्रिकेट टीम की। कहा जाता है कि अब आप सिर्फ बल्ला पकड़ के अपना कमाल दिखाइए, बाकी की जिम्मेदारी मैनेजमेंट को दे दीजिए, मैनेजमेंट अपना जिसको अगला कप्तान चुनेगा। वाइस कैप्टन की भी बड़ी चर्चा है कि श्रेयस अय्यर को, जिसके बारे में लंबे समय से एक चर्चा चलती थी कि अय्यर कप्तान हो सकते हैं, तो उनको वाइस कप्तान बना करके इस बार मौका दिया जा रहा है। आपको लगता है कि वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं या एक बहुत बेहतरीन मौका उनके सामने आ गया है? अगर किसी मैच में उनको, कई बार ऐसा होता है कि कप्तान नहीं खेल पाता है, तो कैप्टेंसी करने का मौका मिलेगा और आने वाले दिनों में तैयार हो सकते हैं। मैंने जो देखा है, जो जहां तक वाइस कैप्टन की जो भूमिका है भारतीय टीम में, मैंने तो कोई बहुत ज्यादा देखा नहीं है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि आपने चर्चा सुनी होगी कि टेस्ट टीम में जो है रविंद्र जडेजा को बताए बिना वाइस कैप्टन बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा मेरे नाम के सामने वीसी लगा हुआ है, तो वो एक ऑर्नामेंटल मुझे ज्यादा लगता है। लेकिन निश्चित तौर पर श्रेयस अय्यर न सिर्फ वाइस कैप्टन, कप्तान बनने के भी दावेदार और डिजर्व भी करते हैं। कि जिस तरह से पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली इस बार पंजाब की टीम जो आईपीएल में फाइनल में पहुंची, और दूसरा मुझे लगता है कि ये हमेशा देखिए कहीं ना कहीं शुभमन गिल पर भी प्रेशर हमेशा क्रिएट रहेगा। देखिए आप समझिए, जब विराट कोहली कैप्टन थे तो उनके सर पर भी एक तलवार लटकता रहता था कि साथ में आपके देखिए रोहित शर्मा है, आपने अगर कप्तानी अच्छी नहीं की, आपके नेतृत्व में टीम हार गई, तो दूसरा हमारा जो सब तैयार है। उसी तरह शुभमन गिल के आज कैप्टन बन गए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी चैलेंजेस रहेगा और उनको पता है कि उनके बगल में जो वाइस कैप्टनशिप कर रहा है वो कप्तान है, उसमें कप्तानी करने का मादा है, तो टीम के लिए भी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये एक तरीके का जो प्रयोग भारतीय सेलेक्टर्स ने किया है वो पूरे भारतीय क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए बेहतर है कि श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी गई है। इसको थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। मुझे याद आता है कि जब गांगुली कप्तान थे तो वीरू हुआ करते थे वाइस कैप्टन, या फिर जब बाद में धोनी थे तो युवराज सिंह बहुत दिनों तक वाइस कैप्टन बने रहे, गौतम गंभीर बहुत अरसे तक कैप्टन रहे। ये जो वाइस कैप्टन होते हैं वो कभी ढंग के कैप्टन वाले रोल में जा नहीं पाते हैं। ये इस गणित के बारे में कुछ देखिए, जो भी अभी पिछले अगर 90 के बाद आप वो जितने भी कैप्टन टीम इंडिया में आए, सचिन तेंदुलकर के बाद, सचिन तेंदुलकर अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम इतनी कमजोर थी उस समय कि वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो गए। 90 के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्का दुक्का कप्तानों को छोड़कर जो भी टीम इंडिया में कप्तान बना उसको अच्छी टीम मिली और उसके नेतृत्व में टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बची। जैसे आप देखेंगे कि सौरव गांगुली ने कप्तानी किया, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी भी किया, उसके राहुल द्रविड़ ने कप्तानी किया, अनिल कुंबले ने कप्तानी किया, और उसके बाद हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि गिल को मौका मिला है। तो चूंकि हमारा कैप्टन स्टेबल रहा है और उसके नेतृत्व में कमोबेश टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर रैंडम सर्वे करेंगे तो शायद ही किसी को याद होगा कि इस टीम का वाइस कैप्टन कौन है। सही बात है। तो एक बार आते हैं जरा जो टीम चुनी गई है, मैं नाम लेकर के आपको बताता हूं जो ऊपरी क्रम है और जो खासतौर पर मध्य क्रम बल्लेबाजी करेगा भारतीय टीम के लिए। तो शुभमन गिल कप्तान होंगे, संभवतः ओपनिंग करते या वन डाउन पे खेलते दिखाई देंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी तक को वाशिंगटन सुंदर का नाम भी ले लेते हैं। इतने जो प्रमुख बल्लेबाज के तौर पे टीम ने चुना है, तो आपको लगता है सफिशिएंट बल्लेबाजी है? रोहित शर्मा, विराट कोहली में वो मादा है, केएल राहुल उसके बाद बेहतर बल्लेबाजी? नहीं, बहुत ही शानदार टीम है। आप कोई भी नाम आप ले लें इस टीम, पूरे टीम में मुझे तो लगता है कि एक कंप्लीट टीम है और बल्लेबाजी में बहुत गहराई। जिस टीम में आप समझिए कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जैसे नए प्लेयर्स हो, नए तो नहीं कहना ठीक नहीं है, मतलब अब नए एस्टेब्लिश प्लेयर हो, और जिस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव का कैलिबर का प्लेयर है, तो आप समझिए उस टीम में बहुत ही कम, मतलब वो स्टेबल टीम लगती है। बीच में नीतीश और अपना कमाल दिखाने के लिए राहुल भी, केएल राहुल मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच की गाड़ी है कि उनके पास उन जो नए से ज्यादा अनुभव है और जो हमारे पुराने उनसे थोड़ा कम अनुभव, दोनों की लिगेसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है केएल राहुल आज के दिन में पूरी टीम में मुझे लगता है सबसे की प्लेयर है।
की प्लेयर साबित हो सकते हैं अगले सीरीज में। एक जो नाम बीच में किया गया कि तवज्जो दिया गया है नीतीश कुमार रेड्डी को, किनके ऊपर, शिवम दुबे के ऊपर और हार्दिक पांड्या के ऊपर, आपको लगता है कि ये सही दिशा में कदम है? देखिए, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है। गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते, समय समय पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा निर्णय है। और देखिए, चूंकि 27 से पहले आप एक समझिए, ये 25 का चल रहा है, 26 का समय आने वाला है, उससे पहले 1 साल तक आपको जितने एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब आपके 8-9 प्लेयर जो कोर है वो टीम में रहेंगे, 3-4 नाम ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर आप बदल बदल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जब आप ये समझिए कि वर्ल्ड कप से पहले 3 महीने 6 महीने का समय रहेगा, उस समय आपको फाइनल 15 और फाइनल 11 बनाने का समय है। उस समय तक जो भी खिलाड़ी आपको लगता है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहेंगे, उनको टीम में जगह मिल जाएगी। तो लेकिन अभी क्या है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन निश्चित तौर पर तलाशने चाहिए, और इसी क्रम में मुझे लगता है कि आप नीतीश रेड्डी हो, हर्षित राणा हो, इस तरह के खिलाड़ियों को भी आजमाया जा रहा है। अक्षर पटेल, आप दोनों में आप देखेंगे, वनडे में भी अक्षर पटेल है, जी वो अक्षर पटेल खेल, T20 में अक्षर पटेल है। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि कुलदीप यादव, बीच में कुलदीप यादव सिर्फ T20 वनडे में खेल रहे थे, वनडे बीच में खेल रहे थे। अभी आप देखिए कि इस सीरीज में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। अब इस बार देखिए कि वो तीनों टीमों में कम सब आ गए हैं। बीच में उनको टीम में जगह मिलने उनकी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अचानक से उनके परफॉर्मेंस के कारण वो तीनों टीम में आज के दिन में दिख रहे हैं। रविंद्र जडेजा अब आपको टेस्ट टीम में ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे। आप उनकी जगह, मैं आपको बताऊं, उनकी जगह पर मुश्किल है। देखिए, वॉशिंगटन सुंदर का नाम, 3 के बाद चौथा स्पिन लेना बहुत ही कठिन है। और चूंकि अक्षर पटेल को आपने दोनों टीम में रखा है और उनकी भूमिका कमोबेश उसी तरह की है जिस तरह से रविंद्र जडेजा की है, तो रविंद्र जडेजा के सबस्टिट्यूट के रूप में टीम जो है अक्षर पटेल को देख रही है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक ऑलराउंडर के रूप में अपनी उपयोगिता सही साबित कर दी है, तो यंग भी है वो। और तीसरा एक मेन फ्रंटलाइन स्पिनर के रूप में आज के दिन में जिस तरह कुलदीप परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुलदीप ने भी अपनी जगह बना ली है। लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि T20 की टीम में आपको वरुण चक्रवर्ती भी है। वरुण चक्रवर्ती वनडे की टीम में अभी शायद नहीं है, जगह नहीं बना पाया। तो देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि एक एक जगह के लिए 3-3 खिलाड़ी अभी टीम में फाइट करते नजर आ रहे हैं, जो टीम इंडिया के लिए या भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर, रविंद्र जडेजा के बगैर भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ने की तरफ देख रही है, ठीक उसी तरीके से एक और बड़ा नाम है जिसको इस बार वनडे टीम में नहीं चुना गया है, नाम है जसप्रीत बुमराह। इस बार जो तेज गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है, लगभग उसके जो सबसे अगली लाइन में खड़े नजर आएंगे होंगे मोहम्मद सिराज, सहयोग उनका कर सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, सहयोग उनका कर सकते हैं हर्षित राणा। आपको लगता है कि यही वो तेज गेंदबाजी है 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम तैयार कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा जो अपना मानना है कि बुमराह को जो रेस्ट कराया गया, मुझे लगता है कि ये रेस्ट जो है ये वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से किया गया है। अर्शदीप सिंह उनकी जगह, अर्शदीप खेलेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 2027 अगर जसप्रीत बुमराह फिट रहेंगे तो 2027 के टीम में 2 नाम मैं बता दे रहा हूं कि इस टीम में अभी नहीं है लेकिन वो जरूर खेलेंगे। एक आपको जसप्रीत बुमराह है और दूसरा आपको हार्दिक पांड्या है। अच्छा। हार्दिक पांड्या का फिटनेस का इशूज है, और मुझे लगता है आप देखेंगे कि T20 की टीम में बुमराह को रखा गया है ताकि उनका एक जो मैच रिदम बना रहे। चूंकि 10 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ती है वनडे में, और अभी वो टेस्ट टीम में भी बुमराह खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से बुमराह को इस टीम में नहीं रखा गया है। और मुझे लगता है कि 2027 में और 2026 का जो T20 का मुकाबला और वनडे का मुकाबला है, 26 में आपको वर्ल्ड कप है, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च जी, और आपको 27 में आपका वनडे का वर्ल्ड कप है। आप ये मान के चलिए कि दोनों टूर्नामेंट में, चूंकि बुमराह का रिप्लेसमेंट आज भी टीम इंडिया के पास नहीं है, वो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर हैं, तो दोनों मुकाबलों में वो हमारी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक तेज गेंदबाज को 2023 के वर्ल्ड कप में चुना नहीं गया था, ऑल ऑफ सडन 1-2 मैच के बाद उनको मौका मिला और फिर उस पूरे सीरीज के वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज बने। आखिर का जो मैच था जब 2 विकेट गिरे थे, वो भी मोहम्मद शामी नाम के गेंदबाज नहीं लिया था। क्या अब उनके लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बची? देखिए, जिस तरह से फास्ट बॉलर के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है उनका फिटनेस का स्तर बनाए रखना है जी।
फिटनेस के जो इश्यूज हुए उसके बाद टीम में वापसी मोहम्मद शमी ने किया। आईपीएल में भी वो खेलते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह का देखिए, मोहम्मद शमी बेसिकली एक स्विंग से ज्यादा सीम गेंदबाज है और उनके वो एक रिदम से गेंदबाजी करते हैं। तो आपने अगर आईपीएल देखा होगा कि उनके रिदम में मुझे कहीं ना कहीं एक कमी नजर आ रही थी। तो जो हम लोगों ने मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में देखा था और उसके बाद जो फिटनेस जो वापसी उन्होंने की, दोनों में बहुत डिफरेंस था। और जिस तरीके से नई पौध आ रही है आने वाले समय, देखिए मोहम्मद शमी मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्लान से बाहर होंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के समय में मोहम्मद शमी को अब टीम में वापसी के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा और वो टीम में ना भी अगर आने वाले समय में ना आ पाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, इस वनडे टीम में 2 जगह बनती नजर आ रही हैं, उसके बारे में चर्चा करके हम अगले टीम की तरफ बढ़ेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर आने वाले दिनों में खिलाड़ी नहीं होंगे तो जो 15वें खिलाड़ी के रूप में इसमें दिखाई दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल, वो ऊपर आ जाएंगे, ऐसा लगता है। यशस्वी जायसवाल तो देखिए टीम में नेचुरली आना ही है। यशस्वी जायसवाल को देखिए इंडिया का जो आज के दिन में हम मुझसे अगर पूछेंगे 3 खिलाड़ी जो है रोहित और विराट के सक्सेसर के रूप में आप उनको देख सकते हैं, या 4 आप कर सकते हैं। एक आप शुभमन गिल हैं, तो शुभमन गिल तो लगभग कैप्टन हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर आपको वाइस कैप्टन है, एस्टैब्लिश हो गए, वनडे खेलते तो नजर ही आ रहे हैं। राहुल जो है केएल राहुल आपको टीम में एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि वो वनडे तो खेलते ही उस तरह की पारी खेल रहे हैं जिस तरह की पारी विराट कोहली खेलते हैं। हाँ। कि बीच में एक सीट एंकर के रूप में लंबा खेलना, बाकियों को मौका देना, अंत में तेज खेलना, उनके पास सारी एबिलिटी है। और चौथा जो बड़ा नाम आज के दिन में जिन्होंने टेस्ट में तो अपनी उपयोगिता पूरी तरह साबित कर दी और तेज भी खेलते हैं, मुझे लगता है यशस्वी, ये 4 खिलाड़ी आपके की बैट्समैन है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में यशस्वी जायसवाल आपकी टीम में होंगे ही होंगे। हो सकते हैं। अगर रोहित और विराट नहीं चुने गए होते 15 में तो किन 2 खिलाड़ियों को और मौका मिल सकता था, क्योंकि अगर आगे आने वाले दिनों में हम इस तरह की प्लानिंग में हैं सेलेक्टर्स कि भाई अब इन लोगों के दिन हो गए हैं, जब तक ये उपयोगिता साबित करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, जैसे ही इनका थोड़ा सा इफ एंड बट होगा इनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। स्टाइल यही नजर आती है, चुनने का अंदाज यही नजर आता है, जिम्मेदारी देने का। देखिए कमोबेश ये जो इंडियन जो सिलेक्शन पैटर्न अगर आप ध्यान से देखिएगा, किसी जमाने में या आज भी ऑस्ट्रेलियन जो अप्रोच होता था कि वो लोग बहुत ही रूथलेस है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जहां पे नाम से ज्यादा उसका फॉर्म ज्यादा महत्व रखता था। इंडियन टीम में बहुत दिनों तक ऐसा चला कि आप अपने नाम के हिसाब से ही खेलते रहेंगे। लेकिन आज की जो टीम इंडिया, मैंने देखा है कि नाम के साथ साथ आपको आपका काम भी लगातार, ऐसा नहीं कि सीरीज में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो अगले 5 सीरीज खेलेंगे, ऐसा अगले सीरीज में भी आपको परफॉर्म करेंगे। आप बड़े नाम है तो कुछ मौके ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये तलवार हमेशा लटकता रहेगा। पहले क्या था कि एक जगह के लिए दूसरा नाम आपको नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीम का कोई भी खिलाड़ी हो, इवन मैं बताऊं कि शुभमन गिल जैसा बड़ा नाम आज के दिन में जो टीम का कैप्टन है, अगर उसकी कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा नहीं करेगी या उसकी खुद की बल्लेबाजी भी अच्छा नहीं होगी, मैं बताऊं आपको कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 फॉर्मेट में देखिए शुभमन गिल कप्तानी करते नजर आ रहे हैं। तीसरे फॉर्मेट में आप देखिए T20 में हमारे कप्तान जो है सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनका खुद का फॉर्म जिस तरह से पिछले 10-12 मैचों में हिला हुआ दिखता है, कमजोर दिखता हुआ है, अगर इस तरह से कंटिन्यू रहा तो उनके लिए भी आने वाले समय में न सिर्फ टीम में बल्कि कैप्टनशिप में भी दिक्कत आने वाली है। एक कमेंट और मैं यहाँ आपसे चाहूंगा, थोड़ा निजी है पर बड़ा चर्चा में है, इसलिए उस पर बात रखनी पड़ती है। क्या कुछ ऐसे क्रिकेटर के जीवन भी होते हैं जो उनका निजी जीवन उनके खेल पर इतना हावी हो जाता है कि उनको टीम से दूर जाना पड़ता है या तो ऐसी चुनौती आ जाती है? एक नाम है युजवेंद्र चहल, लगातार एक OTT शो है जो MX प्लेयर पे आता है, उनकी जो एक्स वाइफ है उनके तमाम बातों को लेकर के वो कमेंट करती हैं। हार्दिक पांड्या का निजी जीवन उनके उस पर बहुत हावी दिखाई देता है क्योंकि वो बीच में कैप्टन हो गए थे भारत के, T20 का वो कैप्टेंसी करते थे। 1-2 और नाम है, पृथ्वी शॉ का जिस तरह से निजी जीवन हमने देखा वो पूरा उनका हिल जाता है करियर। कई एक दो और नाम मुझे नजर आते हैं कि ऋषभ पंत का निजी जीवन, उनका एक्सीडेंट हो जाना और अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि इन्हीं के समकक्ष हैं और इनके बराबर या आसपास या बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, हमने उनको बीच बीच में देखा है। ये जो 4-5 नाम है वो अपनी जिंदगी में ऐसे उलझ जाते हैं कि खेल से बाहर चले जाते हैं। तो क्या जो आने वाली नई पौध है उनको निजी जीवन पर भी बहुत बचा करके रखने वाली बात है क्या? मतलब ऐसे देखिए आप ये समझिए कि सिर्फ खेल की बात नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो, वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप समझिए कि आप आज
दफ्तर आ रहे हैं। किन्हीं कारणों से आप शुरू में अपने पारिवारिक जीवन या आपका कोई निजी काम ऐसा हुआ जो फंस गया, उसके कारण आप परेशान हैं, तो आप समझिए कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप दफ्तर आकर अपने काम पर फोकस कर पाए। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो है वो चीजें चलती है। तो क्रिकेटर भी या कोई भी खिलाड़ी के इंसान है, उसके निजी जीवन में जो चीज चलता है वो उसको निश्चित तौर पर परेशान करता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप इससे पहले भी बहुत सारे अपने नाम देखे होंगे जो अपने निजी परेशानियों के कारण उस स्तर तक नहीं पहुंच सके जहां तक उनको पहुंचना चाहिए, कि मादा था उनके अंदर। आप देखिए विनोद कांबली सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं, और उसी समय के खिलाड़ी आपके दोनों मित्र थे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस को, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, उनकी निजी जिंदगी की चीजें बहुत कम बाहर आती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आप बड़े क्रिकेटर बनते हैं, जब आपके पास शोहरत होता है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है उसे लोग भगवान की तरह पूछते हैं। तो वैसे समय में अपने आप को बैलेंस रख पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो बड़ा नाम है वो अपने आप को अगर फोकस कर पाता है तो बड़ा बन जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसकी चमक दमक से या उसके निजी बहुत बड़ा ऐसा होता है, सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा, जैसे मान लीजिए ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया तो सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि क्रिकेट से उनको दूर रहना पड़ गया, उन्होंने फिर वापसी की, फिर इंजर्ड, अभी टीम में वो नहीं है, फिर इंजर्ड वो आ गए। पृथ्वीराज शॉ के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी शॉ का किस तरह का रहा है। तो नहीं, चलिए बात तो हो गई कि वनडे की टीम में कौन कौन से लोग किस किस तरह से खेलेंगे और कैसी टीम बनेगी, लेकिन सक्सेसर के रूप में T20 के कप्तान के तौर पे वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी शुभमन गिल के ही ऊपर है। जो आप चर्चा कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो शायद सूर्य कुमार यादव अगर वैसा परफॉर्म नहीं करें तो वहां भी भारतीय टीम हमारे शुभमन गिल को ही कप्तानी तक सिर्फ परफॉर्मेंस का मामला है ना। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि देखिए उम्र जो है ना कहीं न कहीं एक सूर्य कुमार यादव के आड़े, देखिए उन्होंने उनके साथ अनफॉर्चुनेट रहा कि वो लेट से उन्होंने खेलना शुरू किया। उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर वो टीम में है, लेकिन 35 के वो हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा जो सेलेक्टर उनके साथ T20 का भी कैप्टनशिप नहीं देख रहे हैं, या उनको टीम में भी 2-3 साल बहुत से वो रहेंगे। तो वैसे समय में T20 के लिए भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार रखना जरूरी है। जब हम बात करें कि T20 की टीम भारत की और भारत की वनडे की टीम, तो दोनों में जो मैच है, मैं बस उस नामों को गिना दे रहा हूं कि शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन है उधर कैप्टन है, नीतीश कुमार रेड्डी को दोनों टीमों में रखा गया है, साथ में जसप्रीत बुमराह नहीं है, अर्शदीप सिंह दोनों टीमों में है, कुलदीप यादव दोनों टीमों में है, हर्षित राणा दोनों टीमों में है और वाशिंगटन सुंदर को दोनों टीमों में मौका मिला है। सिर्फ 4-5 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो, मतलब अभी की स्थिति यह है कि जो 11 खिलाड़ी चुने गए हैं T20 और वर्ल्ड कप खेलने, T20 और वनडे खेलने के लिए, उनमें ओवरऑल नाम अगर गिने तो हम लोग करीब मुझे लगता है कि 20 खिलाड़ियों से ज्यादा खिलाड़ी लेकर के हम लोग उतर रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी तो अब मतलब ऐसा मार्किंग हो गया है, टाइप्ड हो गया है कि ये वनडे में रहेंगे, ये T20 में रहेंगे। जैसे आप समझिए कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिला था वर्ल्ड कप में और वनडे में उन्होंने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, तो उनको ये मान लिया गया कि वो अब जो है T20 के खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा हो सकता है आने वाले समय में वनडे टीम में भी आ जाए, लेकिन अभी उनकी जो मार्किंग है वो तेज खेलते हैं, फियरलेस खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी T20 के हिसाब से उनको मौका दिया जा रहा है। तिलक वर्मा को भी मौका नहीं मिला। तिलक वर्मा की भी कमोबेश वही स्थिति है, रिंकू सिंह की वही स्थिति है, सब T20 में ही खेला। हाँ, उसके बाद शिवम दुबे भी उसी तरह से उनको माना जा रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती भी जो है उसी लाइन, वरुण चक्रवर्ती हालांकि वनडे की टीम में भी थे इससे पहले जी। तो एक समझिए कि 6-7 खिलाड़ी कम से कम ऐसे हैं जो इंडियन टीम में जो T20 के हिसाब से जिसको एक फिक्स तौर पे सांचे में डाल दिया गया कि ये T20 के हमारे नाम रहेंगे और ये हमारे जो नाम है ये टीम इंडिया के वनडे टीम में रहेंगे। और हो सकता है कि इधर से भी कुछ खिलाड़ी उधर जाएं, लेकिन आज के समय में एक फॉर्मेट ये तय हुआ है। ध्रुव जुरैल को वनडे टीम में तो रखा गया है कि वो KL राहुल को अगर कीपिंग का मौका मिलता है तो वो करेंगे, ध्रुव जुरैल टीम में होंगे। लेकिन जितेश शर्मा को बार बार ट्राई किया जा रहा है T20 में, संजू सैमसन के साथ जितेश शर्मा है। आपको लगता है कि जितेश शर्मा में वो मादा है? अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए जितेश शर्मा ने भी जब भी मौका मिला उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो सिलेक्टर के वो बैक ऑफ द माइंड में उनको भी दिया जा रहा है कि संजू सैमसन अगर नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो आपको जितेश शर्मा को मौका दे, क्योंकि आपको 2 तो रखने पड़ेंगे।
एक बैकअप हमें संजू सैमसंग भी बहुत बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बार नहीं कर रहे हैं, वो हमारे T20 के नंबर 1 कीपर मान लीजिए हैं। लेकिन जितेंद्र शर्मा को रखकर बैकअप मैंने लगता है बैकअप मेरे हिसाब से तो अच्छा बना कर रखा है टीम ने। तो चूंकि अब हम भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर बातचीत कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो इसमें ना बड़े लंबे अरसे तक कुछ टैबूज थे, टैग थे। जैसे एक पूरा दौर रहा कि भैया मुंबई की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है तो ज्यादातर खिलाड़ी मुंबई से लिए जा रहे हैं। बीच में दौर आया कि कलकत्ता की लॉबी बहुत स्ट्रांग है तो सारे खिलाड़ी, कप्तान, सब कुछ कलकत्ता से आ रहे हैं। अब जब सिलेक्शन हो रहा है तो आप बतौर एक समय में कर्नाटका की लॉबी भी मानते थे। एक समय में कर्नाटका की टीम से आप चेक करेंगे 8 खिलाड़ी टीम इंडिया में खेलते थे। जब जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, दोडला गणेश, सुनील जोशी जैसे खिलाड़ी जब खेलते थे, राहुल द्रविड़ भी मुझे लगता है कर्नाटक के, मुझे जहां तक याद आ रहा कि 8 खिलाड़ी टीम इंडिया में कर्नाटका के खिलाड़ी हुआ करते थे। बाप रे बाप, ये वो भी दौर था। तो अब जब 2025 के लिए सिलेक्शन हो रहा है तो आपको लगता है कि अभी भी किसी किस्म की कोई लॉबी काम करती है सिलेक्शन में, या कि उनकी मेरिट पर ही ये सिलेक्शन हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुख्य चयनकर्ता होते हैं उनके जोन का थोड़ा प्रेशर तो देखिए रहता है, लेकिन मुझे लगता है आज के समय वो चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। आज के दिन में जो भी चयन करता है उसको भी पता है कि आज के दिन में टीम इंडिया अगर हार गई तो उनके चयनकर्ता होने पर भी सवाल। ये जितना अच्छा लगता है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिला, मान लीजिए टीम इंडिया में ठीक है 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी है, उसके साथ में आज के दिन में जो कोच है, उनके मैनेजर हैं, टीम सेलेक्टर है, उनके सर पर भी तलवार लटकता रहता है। एक सीरीज अगर टीम इंडिया ने खराब परफॉर्म किया तो जिस तरह का प्रेशर है, वैसे दौर में आप मान के चलिए कि वो पता लगा कि कल को वही टीम सेलेक्टर नहीं रह पाए, तो कोई भी जो टीम सेलेक्टर होगा, कोच होगा, या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो लोग शामिल हैं, उनको पता है कि अपने को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि ऐसी टीम चुने जो अच्छा परफॉर्म करे। और ये तभी संभव है कि जो सबसे बेहतर जो नाम है 11, 15, 20 जो है उनको हम अपनी टीम में रखें। एक आध नाम हो सकता है जिनको मान लीजिए 19-20 का थोड़ा फासला हो, उसको कहीं पुश कर दिया। अदरवाइज मुझे लगता है कि 20 खिलाड़ी अगर सिलेक्शन या 15 हुए हैं, 14 ऐसे होंगे या 13 ऐसे होंगे जिसमें मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं हो सकता है। डाउट नहीं है, दौर बदला है। भारत क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म के चरम पर खेला जा रहा है भारत में। जैसा आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलियन अप्रोच हमने लगाया, यानी कि विश्व विजेता होने वाला अप्रोच हमने लगाया है। जो देश के दूसरे खेल है, मुझे लगता है कि अभी वहां इस तरह की स्थिति नहीं है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं, कुश्ती से रिलेटेड बहुत से इस तरह की बातें सामने आई थी बीच में। तो क्या एक छोटा सा आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द गेम, हम अभी भी ओलंपिक्स में अच्छे परफॉर्मर नहीं है, क्या बाकी खिलाड़ियों में भी क्रिकेट वाला अप्रोच ले जाने की जरूरत है भारत को? देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट फोर्सेस बहुत हद तक डिसाइड करता है। पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे की मैं बात बोल रहा हूं। आज के दिन में कोई भी मान के चलिए कि कोई यूथ है या यंगस्टर है, कोई या छोटा बच्चा है या उसके पेरेंट्स किसी भी बच्चे को किसी फील्ड में क्यों डालते हैं? उनको लगता है कि इस फील्ड में उस बच्चे का कैरियर है, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। आज के दिन में क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जहां पर नेम, फेम, पैसा तीनों है। तो पेरेंट्स आज के दिन में बच्चों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि तुम खेलो। अरे कुछ नहीं होगा, टीम इंडिया में नहीं आएगा तो आईपीएल तो खेल जाएगा। आईपीएल में नहीं भी खेलेगा तो रणजी में अगर अपने स्टेट से खेल जा रहा है तो उसको इतना पेंशन या पैसे मिल जाते हैं कि वो जीवन यापन कर सकता है। तो आज के दौर में क्रिकेट ऐसा एक फील्ड है जिसमें आप में अगर टैलेंट है, आप अपने आप को मेहनत करते हैं तो कैरियर वाइज भी आप अपने को कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेते हैं। बाकी खेलों में वो स्थिति अभी नहीं है। तो आज के दिन में जो हमारे खिलाड़ी जो खेलते हैं, जो मान के चलिए कि जेवलिन में नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा लाखों में एक है, राइट। तो नीरज चोपड़ा को हम टीम देखते हैं कि उनका नेम है, फेम है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उनको ब्रांड इंडोर्समेंट्स मिलते हैं, राइट। तो वो उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जेवलिन का काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में एक सर। और उस तरह का देखिए आज के दिन में हम उस स्तर तक अभी एशियन स्तर तक ही हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो वर्ल्ड स्तर तक पहुंचने के लिए एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ में तो आपके 1-2 खिलाड़ी बड़ा नाम कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बड़ा नाम हमको करना है, जिस तरह से चाइना ने चीजों को बदला जी, तो अगर हमको स्पोर्ट्स में आप ये मानिए कि आने वाले
अगले ओलंपिक में छोड़ दीजिए, उसके बाद के 2 ओलंपिक में अगर हमको बेहतर करना है तो हमको जिस तरह का एक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है देश में, उसी तरह का स्ट्रक्चर हमको बाकी स्पोर्ट्स में बनाना पड़ेगा। और जब नीचे से बच्चे उसको लेकर प्रेरित होंगे कि भाई इसको अपना कैरियर बनाना है, अपना जान छोड़ेंगे, पेरेंट ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में कोई कारण नहीं है कि टीम इंडिया जो है बाकी चीजों में भी अच्छा परफॉर्म न करे। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसी खास बात के साथ कि हो सकता है, बार बार विजय सर उसका जिक्र करते हैं कि जिस तरह से नर्चर किया जा रहा है खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए, अगर दूसरे खेलों में भी उस तरह से नर्चर करें तो निसंदेह आने वाले दिनों में हम विश्व फलक पर छा जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।